नेटफ्लिक्स पर एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है द रोशंस, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे रोशन साहब जो कि एक बहुत मशहूर संगीतकार थे, उनके बेटे राकेश रोशन जो कि अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं अभी भी, और अभी भी अच्छी फिल्में बना रहे हैं वो, और राजेश रोशन जो संगीतकार हैं उनके दूसरे बेटे, उनकी कहानी और ऋतिक रोशन की जर्नी दिखाई गई है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आज की जनरेशन जिनको नहीं पता होगा रोशन साहब के बारे में और रोशन परिवार का योगदान क्या है फिल्म इंडस्ट्री में, तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत विस्तार से दिखाई गई हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद राकेश रोशन हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़। थैंक यू। हाल ही में मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब करण अर्जुन रिलीज होने वाली थी, तमाम बातें आपने बताई थी। उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू में भी और भी चीज़ें आप दिलचस्प बताएंगे हमें। इस सीरीज़ को बनाने का जो आइडिया था डॉक्यूमेंट्री को, वो कैसे आया और किस तरह से आप इसे आगे ले गए? कुछ साल पहले ना एक ट्रांजिस्टर निकला था जिसमें 8-10 हज़ार गाने थे, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, लिरिक राइटर के और फिल्म मेकर्स के। तो मैं सुनता था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो एज अ गिफ्ट मैंने 20-25 खरीदे और लोगों को बांटे भी। अच्छा। दोस्तों को बांटे का, ये सुनना ये बहुत अच्छा है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं बोला कि मैं अपने फादर के गाने सुनता हूँ, और जब मैं रोशंस में गया उनका नाम ही नहीं था। अच्छा। उनका एक भी गाना नहीं था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने कहा कि मैं कैसे अपने फादर के गानों को फिर से रिवाइव करूं और बताऊं कि ये गाने मेरे फादर ने बनाए हैं। तो बहुत सोचता रहा मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो मैं शशि रंजन के साथ, जो जिन्होंने डायरेक्ट की है, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था ये बात। तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम। तो मैं बोला हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। फिर 2 दिन के बाद मैंने सोचा, शशि अगर मैं सिर्फ अपने फादर पे बनाऊं तो शायद आज की जनरेशन वो वहाँ तक पहुँचे नहीं टू लिसन। तो व्हाई नॉट मेक ऑल द 3 रोशंस, राजेश रोशन, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन एंड माई फादर, so that people through us will connect to him and listen to him, his songs and his contribution. And this is how we started. बहुत ही फैसिनेटिंग बात आपने बताई कि पहले आपको लगा कि सिर्फ आपके जो पिताजी हैं उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, लेकिन आज की जनरेशन शायद कनेक्ट ना करे, इसलिए आपने तीनों पीढ़ियों की कहानी को दिखाने की कोशिश की। मैं जानना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। उसमें दिखाया गया कि कितने इंस्पायर्ड आप बचपन से रहे हैं अपने पिताजी से, जब वो म्यूज़िक क्रिएट करते थे और तमाम बड़े संगीतकार, गीतकार जैमिंग करते थे और म्यूज़िक क्रिएट करने की कोशिश करते थे। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप अभिनेता बने और प्रोड्यूसर बाद में बने और डायरेक्टर बाद में बने, आपको इस बात का अफसोस रहा कि पिताजी आपके सक्सेस नहीं देख पाए? काफ़ी इमोशनल चंक है उसमें जहाँ पर आप अपने पिता के बारे में बात करें कि उनका किस तरह से निधन हो गया। आपको अभी भी वो कसक महसूस होती है कि काश पापा जिंदा होते और आपको एक्टर बनते हुए देखते और आगे तमाम चीज़ें? बिल्कुल, अगर आज वो जिंदा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि मैं, राजेश, ऋतिक ने कैसे उनके नाम को आगे बढ़ाया है। तो आई थिंक ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, एंड आई स्टिल बिलीव वेरेवर ही इज, आफ्टर लिसनिंग टू दिस एप्रिसिएशन ऑफ द रोशंस, एंड लोग जितने भी मैसेज मुझे करते हैं, जितने भी मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं, वो सबसे पहली बात यही करते हैं कि रोशन की इतनी कंट्रीब्यूशन थी। हम ये गाने हमने सुने हैं, हमें लेकिन पता नहीं है कि रोशन जी ने बनाए थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर। और तमाम लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं रोशन साहब के बारे में। जावेद अख्तर साहब ने उनके संगीत के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वो कौन से गाने थे आपके पापा ने जो म्यूज़िक बनाया, कंपोज किया, कौन से फेवरेट आपके रहे हैं? तमाम उनका म्यूज़िक बहुत ही अमेजिंग रहा है, लेकिन आपके फेवरेट कौन से रहे हैं? उन्होंने बहुत से गाने बनाए हैं और हर गाने में बहुत मेलोडी थी। तो ऐसे कोई चुनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखेंगे मन रे वॉज अ वेरी गुड सॉन्ग, तो कायना धीरे धरे, जिसमें बहुत कम इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है।
और फिर कवाली है उनकी, फिर निगाहें मिलाने को जी चाहता है वो है उनकी, फिर तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, और ताल मिले, महलों का राजा मिला, तो बहुत से गाने हैं। तो एक गाना चुनना बड़ा मुश्किल है। बात राजेश रोशन की भी होती है इसमें, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर बने, उन्होंने असिस्ट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, और फिर खुद म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए और आपकी फ़िल्मों में काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया, और तमाम फ़िल्मों में जूली फ़िल्म की ख़ास तौर पे उसमें चर्चा होती है। तमाम लोगों को आज भी मुझे वो गाने पसंद है, जूली के सारे गाने। उनकी जर्नी को भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है, और उसमें एक किस्सा ये भी आता है कि वो शादी नहीं करना चाहते थे और आपने प्रेशर बनाया था, वो किस्सा भी दिखाया गया बड़ी खूबसूरती के साथ। हाँ, मैं किसी फैमिली गैदरिंग में गया था, एंड कंचन वाज सिटिंग देयर, and I found her to be very homely and a very nice girl. So I told Raju, say, I think she got married and she's a nice girl. Please think over it. उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर उसके बाद हम दो तीन बार हमने फिर उनको एक कैटरिंग में मिलवाया, and then Raju said, okay, if she agrees, I'm ready to marry her. सीरीज़ में डॉक्यूमेंट्री में बार बार ये बात भी उठती है कि रोशन साहब को वो ड्यू नहीं मिला। तमाम और लोग भी उसमें बोलते हुए बताए गए, जैसे जावेद साहब भी बोल रहे हैं कि वो डंका खुद अपना पीटते नहीं थे, बैकग्राउंड में रहना पसंद करते थे। आपको लगता है कि रोशन साहब को इतना बढ़िया संगीत देने के बाद भी वो ड्यू नहीं मिला, इंडस्ट्री ने उनको उतना महान बताने की कोशिश नहीं की, ये बात आपको आज भी महसूस होती है? जी हाँ, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने क्या, जो राजेश ने भी किया है, जो मैंने भी किया है, और जो ऋतिक भी कर रहा है, वो उतना हम डंका नहीं बजाते, हमारी डीएनए में है। हम अपने काम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वही हमारे लिए बातें करें। तो ये एक कमज़ोरी है या एक शाइनेस है, ये पता नहीं, लेकिन हम अपने काम का ढिंढोरा नहीं बनाते हैं, बजाते हैं। जैसे कि हमने अभी रोशन की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, हमने सिर्फ अपनी जर्नी बताई है कि हम कैसे क्या क्या हुआ हमारी जर्नी में। हमने कभी ये डंका नहीं बजाया उसमें भी कि हमने ये पिक्चर बना ली, फिर बहुत कामयाब हो गए हम, फिर हमने ये किया, फिर ये हो गया। हमने नहीं किया ऐसे, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। आपका स्ट्रगल भी दिखाया गया है, जब रोशन साहब की डेथ हो जाती है और उसके बाद सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है और आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं, आप छोटे छोटे किरदार करते हैं, कई सालों तक स्ट्रगल करते हैं, और वो पीरियड काफ़ी हताशा भरा था, जहां आप ये कह रहे हैं कि आपके पैसे नहीं होते थे और आपको लगता था कि वेकेशन कैंसिल कर दिया जाए ताकि आप किसी छोटा मोटा रोल निभा के कुछ पैसे कमा लें। वो स्ट्रगल पीरियड के बारे में थोड़ा सा और अगर रोशनी डालना चाहें आप। नहीं, ये स्ट्रगल पीरियड तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आती है, इंडस्ट्री में ना हो, बाहर भी है। पर इस स्ट्रगल से मैंने इसलिए कहा अपने स्ट्रगल के बारे में कि इस स्ट्रगल से आपको घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। स्ट्रगल हो, मुश्किल हो, जो भी हो, आपको हमेशा अपने कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको रोशनी ज़रूर दिखाई देगी। तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। पहले एक हीरो के तौर पर नहीं चलना, फिर एक प्रोड्यूसर के तौर पर कोशिश करना और नाकाम होना, और फिर डायरेक्टर बनना, और जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो एक से बढ़िया एक फ़िल्म, चाहे वो खुद गर्ज हो, खून भरी मांग हो, करण अर्जुन हो, तमाम फिल्में आप एक से बढ़कर एक बनाते हैं, और आपकी जो कॉलिंग थी वो आपको मिल जाती है। आपको लगता है कि यही आपकी कॉलिंग थी बतौर डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर के तौर पर? शायद यही मेरी डेस्टिनी थी, पता नहीं मुझे, पर क्योंकि मैं चलता रहा तो मुझे रोशनी सामने दिखाई दी और मैं कामयाब हो गया उसमें। आप बतौर डायरेक्टर अपनी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी मानते हैं? अगर 3 फिल्में अगर कही जाए कि 3 बेस्ट फिल्में आपने बनाई हैं। आप 10 फिल्म का भी नाम लेंगे, मैं 10 फिल्म का भी नाम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं हर पिक्चर मैंने अलग अलग किस्म की बनाई है, और मेरे लिए हर पिक्चर
एक ही समान है। Those are my best films. एक चीज़ बहुत ही दिल को छूने वाली है, जब कहो ना प्यार है रिलीज़ होती है और इसके एक हफ्ते बाद दिखाया, मतलब आपके साथ वो हादसा होता है जब आप पे गोली चलाई जाती है और आप खुद ही ड्राइव करके अस्पताल पहुंचते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। वो तमाम बातें आज भी आपके जहन में घूमती होंगी कि एक तरफ आपके बेटे को ओवरनाइट कामयाबी मिली है और दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद ही गोली चलती है, आपको मारने की कोशिश होती है। वो बहुत ही दिल को लगने वाला एक इंसिडेंट दिखाया गया। आप कैसे लेते हैं आज की तारीख में? जो भी हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटे की कामयाबी ने, वो जो मेडिसिन है सक्सेस, उसकी सक्सेस, वो मेरे लिए एक दवाई बन गई और मैं उस हादसे को बिल्कुल भूल गया और आगे बढ़ता गया। अच्छा, उनकी कामयाबी ने दवा का काम किया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा राकेश सर कि एक तरफ आपने एक्टिंग शुरू की, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब आपका बेटा एक्टर बन रहा था, आप उन्हें लॉन्च कर रहे थे कहो ना प्यार है में, तो आपने ऐसी क्या सीख दी कि आपने जो गलती एक्टिंग करियर में की है, अपने करियर के दौरान की है, वो ना करें और वो बेहतर एक्टर बनकर लोगों के सामने आए? क्योंकि पहली फिल्म में आते ही वो छा गए और सुपरस्टार बन गए और आज भी उनकी कामयाबी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि इतना अच्छा लॉन्च किसी एक्टर का नहीं हुआ इंडस्ट्री में जितना ऋतिक रोशन का हुआ है। आपने क्या सीख दी और कैसे उन्हें तैयार किया एक्टिंग के लिए? और उन्होंने कब बताया कि वो बचपन में उन्होंने काम किया था, आपने करवाया था चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन उन्होंने कब बताया कि वो हीरो के तौर पर वो रेडी है? मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं, वो मेरा असिस्टेंट था और 4 साल असिस्टेंट रहा। मुझसे एक गलती हुई थी मेरी कि मैं 21 साल की उम्र में मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर लिया था एज ए हीरो। उसके पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो आई वॉज टू यंग टू स्टार्ट एज एन हीरो। आई हैड ऑलरेडी प्लान और हैड इन माइंड कि जब ऋतिक 24-25 साल का होगा तो मैं उसको लॉन्च कर लूँ, उसके पहले लॉन्च नहीं करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्टर जो है थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ी और मैच्योरिटी आ जाए, तभी लॉन्च करना चाहिए, तभी फिल्म लाइन में आना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं 21 साल के, 20 साल के, उनके करियर को बहुत टाइम लगता है फिर ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो उसी रोल में अटक जाते हैं, रोमांटिक रोल में, और कोई रोल बंद कर नहीं सकते हैं। बट when you are little mature, then you can do different kinds of characters. उनकी कभी ख्वाहिश नहीं थी आपकी तरह डायरेक्टर बनने की? वो एक्टर ही बनना चाहते थे? ये ख्वाहिश तो है उनकी डायरेक्टर बनने की, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो डायरेक्ट भी करे। एक दो छोटे छोटे और सवाल हैं, वक्त की कमी है। एक किस्सा ये भी दिखाया गया है कि क्रिश की जब शूटिंग सिंगापुर में हो रही थी और एक्शन सीन फिल्माया जा रहा था और वो केबल स्नैप कर जाता है, उस मोमेंट के बारे में बता सकते हैं? जब वो शूट हो रहा था क्या हुआ था? हमें इतना नहीं पता था, हमें सीरीज़ देख के ही पता चला कि ऐसा कोई हादसा हुआ था और ऋतिक रोशन की जान पर बनाई थी। हाँ, वो होता है जब हम शूटिंग करते हैं तो हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन वो हादसा ऐसा था कि बहुत डेंजरस था, क्योंकि वो कुछ 70-80 फीट के हाइट में था और वो केबल स्नैप कर गया और वो गिरा नीचे, तो हमें पता नहीं कहाँ गिरा है। तो जब हमने जाके देखा तो उसमें भी एक भगवान का एक करिश्मा था या क्या, आधे घंटे पहले बारिश हुई थी तो सारे रेस्टोरेंट्स ने, नीचे रेस्टोरेंट थे ग्राउंड फ्लोर पे, अपने कैनिपीज खोल दिए थे, तो वो कैनिपी पे जाके गिरा और वो भी 4 रॉड के बीच में, उस बिल्कुल चोट नहीं आई। और ऋतिक ने अगले दिन शूटिंग भी की, कोई ब्रेक नहीं लिया? मैंने कहा कि चलो आज शूटिंग नहीं करते, कल करेंगे। उसने कल के लिए वेट नहीं किया, उसने बोला नहीं पापा, अगर आज मैंने नहीं किया दोबारा ये शॉट तो ये डर मेरे दिल में रहेगा हमेशा के लिए। तो उसने वो शॉट दिया। चौथे एपिसोड में जो ऋतिक रोशन पर बेस्ड है, उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से आपके साथ उनके काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हुआ करते थे।
उनकी राय कुछ और होती थी सीन को लेकर, आपकी राय कुछ और होती थी, और आप हमेशा कहते थे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, ये सही है, अरे ऐसे करो। तो उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा एक्सटेंसिवली बात की है कि कितने ओपिनियन डिफरेंट होते थे और कई दफ़ा उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था जिस तरह से आप उन्हें कहते थे। आप क्या कहना चाहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो फिल्में इतनी बेहतर बनी? नहीं, देखिए, कंट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज मोस्ट वेलकम। उसकी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं, इनकॉर्पोरेट किए, क्योंकि आई थॉट ही वाज राइट एट दैट मोमेंट। देखिए, ये जब बहस होती है या कुछ बातें होती हैं आपस में, वो अच्छाई के लिए होती है। मेरा ईगो है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो भी काम करते हैं हम बेहतरी के लिए ही करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो कुछ कहता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे किया तो शायद आगे मेरे जो 50th सीन है उसमें जाके कुछ उसका रिफ्लेक्शन होगा उस पर, वो शायद अच्छा ना हो। तो फिर मेरे को समझाना पड़ता था कि ऋतिक, इफ़ आई डू हियर ओवर देयर द रिपरकशंस माइट गो रॉन्ग, तो देन ईज टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग में हम पीछे काम करते हैं कि वो जितनी अच्छी तरह से मैं ऋतिक को जानता हूँ और ऋतिक जितने भी अच्छी तरह से मुझे जानता है, कोई नहीं जानता। और ऋतिक अगर वो बहस करता है या कोई कंट्रीब्यूशन करता है, वो सब मुझे नहीं कर सकता है, बाहर वाले डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकता। मैं उसका फादर हूँ, तो वो जानता है, तो वो आके समझाता है एज अ बेटे की तरह, और मैं भी एज अ फादर आई कैन एक्सप्लेन टू हिम। जाते जाते एक आखिरी सवाल, रोशन जिस तरह से बनी है, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और कभी आपको ऐसा लगा कि आप खुद ही इसे डायरेक्ट करते, खुद ही बनाते और कुछ इनकॉर्पोरेट करना बाकी रह गया? कितने सेटिस्फाइड हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पास 100 घंटे के ऊपर की शूटिंग है अभी। 100 घंटा और भी है। अच्छा। पर हमें 4 घंटे में बनानी थी। हाँ। तो उसमें बहुत सी और ऐसी बातें हैं जो हम नहीं रख पाए, लेकिन हमने जो भी बातें की हैं बहुत खुल के बातें की हैं। और मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं किसी एक्टर को या किसी को स्टार को मैं अपने बारे में पूछूं तो हमेशा वो तारीफ़ ही करेंगे। तो इसलिए शशि रंजन ने ये डायरेक्ट की है। तो मैं सेट पे भी जाता नहीं था ताकि लोग खुल के बात करें जो भी कहना चाहते हैं। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार जब आपने बात की थी करण अर्जुन के बारे में, तब आपने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि क्रिश की सीक्वल में कब शुरू करने वाला हूँ। अब जाते जाते ये बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप कब उसके डायरेक्ट करने वाले, कब शुरू होने वाली है फिल्म? अभी हम काम कर रहे हैं उस पर और बहुत जल्दी शुरू होगा। मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा उसको। इसी साल में, कुछ महीनों में? बस इस साल के एंड तक हो जाएगा। इस साल के एंड। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।